अस्सलामुअलैकुम। कल से मैं इन्हीं कपड़ों में फिर रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं, आज डबल लेक्चर है। ऑनलाइन वालों को तो पता लग ही जाता है जब दो इकट्ठे जाते हैं उनको। भाई आगे आप लोगों ने मुहर्रम की छुट्टियां एंजॉय करनी है, मतलब आप लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं करनी, कोई क्लासेस नहीं है। ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग विद जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। ठीक है, ये मैंने आपको आखिरी सवाल करवाया है, ये बीजिंग, और उसके बाद मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है ग्रीन लिमिटेड। ये इसलिए नहीं डिस्कस कर सकता आज क्योंकि अभी अभी सुबह तो आपने ये होमवर्क लिया है, और कल भी इसको नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि आप अभी शाम को जाके, हाँ आप लोग के बाद में क्लास है, नहीं 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 नहीं, आपसे डिस्कस हो जाएगा इंशाल्लाह, सोल्यूशन भी भेज दूंगा इंशाल्लाह रात को। ठीक है, खैर अगर आप आगे बढ़ें तो एक सवाल यहाँ पे और भी पड़ा हुआ है जिसको मैं ने यहाँ रखा हुआ है, ये यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, वो पुरानी वाली रिक्वायरमेंट है। ये भी वही है जो आपने अभी किया था, यानी कि आपका फाइफो वाला सवाल है, लेकिन ये आप कर लीजिएगा होमवर्क जब कभी आपका दिल करे। जब कभी का मतलब ये है कि आप इन मुहर्रम की छुट्टियों में ये सवाल कर सकते हैं। ये आगे मैंने रखा हुआ था कि भूल ना जाए, लेकिन अब मैं अलग से होमवर्क नहीं दूंगा। आज जो मेरा प्लान है, अल्लाह करे मैं ये सवाल आपको पूरा करा लूँ बस। उसके बाद मैं सिर्फ ये छोटा सा एक सवाल आपको होमवर्क में दूंगा, जो कोशिश करके सिर्फ कर लेना। ये सवाल आप आज होमवर्क में ना भी करें तो मैंने ये कल डिस्कस नहीं करना, मैं हो सकता है ये मंडे को ही डिस्कस करूं। ठीक है, वो ग्रीन वाला, क्योंकि ये आप लोगों को टाइम, असल में मेरा ये मकसद है कि प्रोसेस कॉस्टिंग की आज बुनियाद डाल, ये जॉइंट बाय प्रोडक्ट की बुनियाद डाल जाए, एक छोटा सा सवाल हो जाए। अब इसका एक सवाल आप और करके आएँ ताकि कल फिर मैं इसको आपको जो है वो तकरीबन 3 घंटे पढ़ा सकूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद मंडे वाली क्लास में भी हम यही कर रहे होंगे। फिर मैं भी मुहर्रम के बाद आकर 1 दिन लगे 2 दिन लगे, मुश्किल सवाल इसके जहाँ पे पड़े हैं ना वो मैं आपको बता दूं, जो लेवल के सवाल हैं। ये पिछली से पिछली अटैम्प्ट का सवाल है, हरकुलिस लिमिटेड ऑटम 23 का, अच्छा सवाल है। अब देखें 16 नंबर का ये आया हुआ है। उसके बाद ये भी माशाल्लाह से 16 नंबर का है, ऑटम 22 मार्च, ये 31वां सवाल। क्रिकेट केमिकल, ये 30वां सवाल। प्रोडक्शन ऑफ प्लेटिनम, ये कुछ थोड़ा सा हल्का होना शुरू हो जाते हैं यहाँ से आके। सेंट, ये 28 से ऑनवर्ड सारे ही के सारे सवाल मैंने करवाने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है, नेट प्रैक्टिस है। तो नेट प्रैक्टिस में भी अभी हम ये 2 सवाल बिल्कुल नहीं छेड़ रहे, 25 भी नहीं, 24 भी नहीं, 23 भी मैं आपको अभी होमवर्क नहीं दे रहा। मैं सिर्फ आज आपको होमवर्क दूंगा 21, और मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा 20। ठीक है, लेकिन उससे पहले बनाते हैं बुनियाद। तैयारी शायरी मैं करके आया हूँ, आप लोगों की तरह नहीं हूँ। जॉइंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं? देखें जी, आपका प्रोसेस है मिसाल के तौर पे 1, इसमें आपने मटेरियल डाला, लेबर, ओवरहेड्स डाले, यहाँ से आपकी आउटपुट जो निकली, ये आउटपुट आपके प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बन गई मिसाल के तौर। ठीक है, प्रोसेस 2 से फिर आपकी जो आउटपुट है वो आज एक नहीं निकलेगी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकलेंगे। ठीक है, तो एक प्रोसेस से जॉइंटली प्रोसेस होकर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का निकलना, ठीक है, ये हमने पढ़ना है। बात समझ आई? और इसके अंदर कभी ऐसा भी होता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक शुगर मिल लगी हुई है जिसमें ये चीनी निकल रही है, पत्ती निकल रही है बगास मोलेसिस वगैरह भी निकल आते हैं, यानी कि एक मेन प्रोडक्ट होती है और साथ में एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर बाय प्रोडक्ट का आ जाता है। बाय प्रोडक्ट मतलब स्क्रैप तो नहीं है, मतलब नॉर्मल लॉस तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन मेन प्रोडक्ट भी नहीं है। यानी कि अगर आप शुगर मिल की बात करें तो जो चीनी है उसके मुकाबले में तो बगास या मोलेसिस नहीं ना आ सकता, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी भी होती है। वो बाय प्रोडक्ट किसी और की मेन, जैसे मिसाल के तौर पे बगास है, वो बगास जो है वो गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री के लिए इनपुट बन जाता है, वो उससे गत्ते कागज़ बना रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन चीनी के मुकाबले में उसकी कीमत कुछ भी नहीं होती। तो बहरहाल है तो ये नॉर्मल लॉस नहीं बाय प्रोडक्ट, इसकी कुछ ना कुछ इंसिडेंटल सेल वैल्यू होती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बड़ा मज़े का है। जो ज़्यादा मशहूर भी है वो, जैसे नॉर्मल लॉस के साथ हम करते थे ना, स्क्रैप वैल्यू से रिकॉर्ड करते थे, हम इसको भी उसी तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन इसकी स्क्रैप नहीं, सेल वैल्यू होती है जो इंसिडेंटल होती है। यानी ज़िंदगी आसान है, आपने कुछ नया नहीं करना, आपने सब कुछ किया हुआ है। ये प्रोसेस अकाउंट आपको बनाने आते हैं ना, बस यही प्रोसेस अकाउंट ही हैं जिनसे कहानी आगे चलनी है। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट में से आपकी जो आउटपुट निकला करती थी, जिसको आप एक्चुअल आउटपुट कहते थे, वो एक्चुअल आउटपुट आपकी जो है
वो एक नहीं होगी, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे असल में, ठीक है, सही है। तो जॉइंट प्रोडक्ट होती क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं, आप बेशक बाद में पिक्चर ले लीजिएगा, लिखना चाहें तो साथ लिख सकते हैं, मुझे एतराज़ कोई नहीं है, मैंने समझाना ज़्यादा ज़रूरी समझा इसलिए मैं लिख के ले आया। जॉइंट प्रोडक्ट्स आर टू और मोर प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड टुगेदर फ्रॉम अ कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस। एक मैं अभी प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगा आपके सामने, मैं वो भी बना के लाया हूँ, खाली भरूंगा इसको आपके सामने, ऐसे ही बस नक्शे नुक्शे बना लाया हूँ सारे, ताकि लकीरें शकीरें लगाने का टाइम बच जाए, आपको ज़रा जल्दी छुट्टी दे सकूँ ना। अच्छा, तो क्या है जी जॉइंट प्रोडक्ट? क्या है? आर टू और मोर प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड टुगेदर फ्रॉम अ कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस। आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो जो एक्चुअल आउटपुट होती थी वो एक्चुअल आउटपुट एक चीज नहीं होगी, एक से ज्यादा चीजें हो जाएंगी, इसको कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट्स आ गई। इसी प्रोसेस के अंदर, इस प्रोडक्शन प्रोसेस में जहां जॉइंट प्रोडक्ट्स निकल रही होती हैं तो कभी कभार बाय प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस हो जाती हैं। उस प्रोडक्शन प्रोसेस का नॉर्मल हिस्सा होता है कि आपने जब चीनी बनानी है तो शुगर केन को क्रश करना है, तो उसका जो बगास बचना है या उसका फिर जो गर्म होने के बाद जो वेस्ट बनती है, जो मोलेसेस बनता है, वो बनना ही है, वो उस प्रोडक्शन प्रोसेस का नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन वो स्क्रैप नहीं है, वो नॉर्मल लॉस नहीं, बल्कि वो किसी और के लिए इनपुट बन जाता है, तो कुछ बेहतर चीज़ होती है। नॉर्मल लॉस उसको नहीं, स्क्रैप नहीं कह सकते उसको, वो किसी और के लिए इनपुट है। लेकिन जाहिर सी बात है मेन प्रोडक्ट तो मेन है ना, उसका मुकाबला तो नहीं होगा, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट क्या होती है जी? बाय प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड इंसिडेंटली विद जॉइंट प्रोडक्ट्स विच हैव इनसिग्निफिकेंट सेल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू तो नहीं होगी, लेकिन सेल वैल्यू जो होगी, जब हम कंपेयर कर रहे होंगे उस प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो जो मेन प्रोडक्ट है, जो जॉइंट प्रोडक्ट्स निकली हैं, उनके मुकाबले में इसकी वैल्यू क्या होगी? इनसिग्निफिकेंट। तो ये दो डेफिनेशन आपके सामने हैं, लिखना चाहें तो लिख लें। इत्तफाकिया मतलब उस प्रोसेस की वजह से, मुर्गी वाले के पास जो पर, तुम सुबह क्लास में आए थे यार, मछली थी कोई जबरदस्त, ओए होए होए होए, डेरा गाजी खान के पास से दरिया गुजरता है, वहां से लाए थे हम। किधर गए जी बेटा? एक मिनट जी। मेन प्रोडक्ट भी दो या दो से ज्यादा हो सकती हैं, और साथ में बाय प्रोडक्ट भी 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं। 10 प्रोडक्ट्स निकलती हैं यहाँ से जब आउटपुट निकलती है, जिसमें से 6 मेन होती हैं, 4 बाय, मे भी पॉसिबल। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है सवालों में कि 2 को मेन आ जाएंगी, 1 बाय प्रोडक्ट। उसमें हो सकता है एक ही चीज़ निकल कर आगे जाती हो। ये तो मैंने मिसाल ऐसी बनाई ना कि प्रोसेस 1 में से जो आउटपुट है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो भी दूसरे प्रोसेस का इनपुट बनती, फिनिश गुड नहीं बनी। फिर आगे जब हम उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है, तो वहाँ पर जो हमारी, जैसे पेट्रोलियम है, रिफाइनरी के अंदर आपने क्रूड ऑयल डाला है, तो उस क्रूड ऑयल को क्या करते हैं? उसको शदीद गर्म करते हैं। शदीद गर्म करते हैं तो वो एक बड़ा सा पाइप होता है जिसके अंदर ऐसे हवा की तरह से ऊपर उठते उठते सबसे ऊपर गैसोलीन जिसे कहते हैं वो चली जाती है। उससे निचला ऐसे करके ना यूँ बड़ा सा पाइप लगा होता है, ये बड़ा सा पाइप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्रूड ऑयल डाल दिया, अब गर्म करते जा रहे हैं। अब उसमें इस तरह से होता है, अभी सबसे टॉप ये गैस निकल गई, उससे इधर फिर पेट्रोल निकल गया, उससे इधर फिर डीजल निकल गया, उससे इधर फिर कैरोसिन, इस तरह करते 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 अब ये सारी की सारी क्या है? ये आपकी मेन प्रोडक्ट्स ही हैं। लेकिन हो सकता है इसके अंदर कोई बाद में वो ऐसे काला सा कोई तारे मीरे का तेल निकल आता हो मिसाल के तौर पे, तो वो क्या है? वो एक बाय प्रोडक्ट है, तो वो भी बहरहाल इस प्रोसेस का हिस्सा है। तो एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से, जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस से मल्टीपल जॉइंट प्रोडक्ट्स निकल सकती हैं, और इंसिडेंटली उसी प्रोसेस के अंदर बाय प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो रिफाइनरी को बंद करें, वापस आए डेफिनेशंस पर, देख लेते हैं जी। वो बात अभी हमने नहीं की, वो उसका ट्रीटमेंट मैंने ब्लैक्स किया हुआ है, अभी वो मैं वाइट्स करूंगा अगर यहाँ तक पहुँच गए तो, ठीक है, लिख के वो भी लाया हूँ। अच्छा जी, चलें आगे। अच्छा जी, अब अगली बारी आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या हो, ठीक है जी। अकाउंटिंग ट्रीटमेट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स जो है, मतलब इसके अंदर बेसिकली 2 तरह की बातें सामने आती हैं। जॉइंट प्रोडक्ट आपकी निकल आई 2 या 3, उनको फर्दर प्रोसेस करें या इसी हालत में बेच दें, ये मैं नहीं पढ़ा रहा। क्यों? ये हमने डिसीजन मेकिंग में पढ़ लिया। डिसीजन मेकिंग में हम यही तो पढ़ते थे कि जो आपकी प्रोडक्ट आई है, उस प्रोडक्ट को आपने थोड़ा बहुत किसी न किसी सवाल में यहाँ पे भी टच करा देगा, वो सारा कुछ करने के बाद एंड पे कहेगा अच्छा बताओ ज़रा
फलां प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करें या ना करें, तो थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग टच कर भी सकता है इसके अंदर, लेकिन ये हमने तफसील से किया हुआ है। वो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन के अंदर जो पढ़ा था कि आपने फर्दर प्रोसेस करना है तो आप क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। तो अगर इंक्रीमेंटल दोनों जाए उनमें पॉजिटिव आंसर आया तो हम कहते थे फर्दर प्रोसेस करो, नहीं तो यहीं बेच दो। ये डिसीजन मेकिंग हम पढ़ चुके हैं। यहां पे क्या मुसीबत पड़ती है आपको, यहां पे आपको प्रॉफिट निकलवाएगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन करवाएगा, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनवा लेता है प्रोडक्ट वाइज। अब ये हमें मार्जिनल्स पता ही आपको, जब भी प्रॉफिट की बात आएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग होगी तो मार्जिनल भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा। जिस वजह से मैं ये तस्वीर, ओए बंद हो गया, ये तस्वीर भी आपके लिए निकाल के लाया था, लेकिन ये क्या हो गया था, बंद हो गया था, लेकिन अभी भी सामने ज़रूर होगी। जैसे ही मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर गया, एब्जॉर्प्शन के, ये फाइनेंस, ये प्रॉफिट स्टेटमेंट्स आपके सामने आ गई। ये आपकी क्लास के अंदर बनी हुई आपके ही नोट्स हैं। ये इसी के हिसाब से तफसीली इनकम स्टेटमेंट्स हमने इस चैप्टर में बनाई हैं। ये फिर भी आएगा, ये आगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ भी मिक्स होता है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन तो चल ही रहा है, आपको नज़र आ ही रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इतनी तफसील से बनवाए बहुत मुश्किल है। यहाँ पर थोड़ी सी समराइज जैसी प्रॉफिट स्टेटमेंट होती है, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना, थोड़ी रिवीजन करें कि अगर प्रॉफिट स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बनेगी तो सेल में से लेस होगी कॉस्ट ऑफ सेल। ये कॉस्ट ऑफ सेल टोटल कॉस्ट ऑफ सेल ही होती है। इसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर हम मटेरियल, लेबर, FOH वेरिएबल भी लेते हैं और फिक्स को भी एब्जॉर्ब करवा देते हैं, ठीक है। ये फुल कॉस्ट ऑफ फुल प्रोडक्शन कॉस्ट जिसको कहते थे, ये वो आ रही होती है, ठीक है। तो अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करवाएगा तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, GP लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वेरिएबल और फिक्स्ड आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब मार्जिनल कॉस्टिंग में हम जाते थे तो सेल में से माइनस क्या करते थे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ से हम कंट्रीब्यूशन पहुँचते थे और फिर टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट पे आते थे। कुछ याद है? तो ये इतनी तफसील से बने, ये मुश्किल है, तफसीली हमने इस चैप्टर के अंदर बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर बस ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग होगी तो आपने सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस करके फिर टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट पे पहुँचना है। जबकि एब्जॉर्प्शन के अंदर आपने एब्जॉर्ब करवा देने होते हैं फिक्स ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ही, ठीक है। अच्छा चलें, ये तो ऐसी ज़रा माजी के दरीचों में हमने झांका। तो भाई बात ये कर रहा था मैं कि एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस से आपकी जॉइंट प्रोडक्ट्स निकलेंगी, उन जॉइंट प्रोडक्ट्स के साथ कभी बाय प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं। तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाली बात जो है ना, ये सही नहीं लिखी, मैं यूँ कह सकता हूँ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये ज़्यादा बेहतर है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पर इस जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में किस किस किस्म के सवालात कर सकता है? तो जी वो कह सकता है फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। ये हम डिसीजन मेकिंग के अंदर कर चुके हैं। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस हमारे चैप्टर 16 में था गालिबन, है ना? पता नहीं सर वो कौन सा चैप्टर है, वो चैप्टर 15 के बाद था। वो कौन सा? रेलेवेंट कॉस्टिंग, जहाँ से शुरू की थी डिसीजन मेकिंग, शुरू भी हुई ख़त्म भी हो गई। हैं जी 45 से 50 लेक्चर लगाए थे, आपको क्या पता हैं जी, आपको क्या पता। इसीलिए कहा था हर वीकेंड के ऊपर कोई ना कोई टॉपिक एक आधा रिवाइज करते रहना, पर नहीं। अच्छा जी, खैर यहाँ पर क्या पूछेगा आपसे, ये जिस मैं आप जो पढ़ाने लगा हूँ यहाँ पे आपसे प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट बनवाएगा। अब वो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने के लिए स्टेप 1 क्या है, हमें जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट तो मालूम हो। जब जॉइंट प्रोडक्शन की कॉस्ट मालूम होगी तो फिर उस कॉस्ट को हम एलोकेट करेंगे हर प्रोडक्ट को, और फिर उसके बाद प्रॉफिट स्टेटमेंट की बारी आएगी ना, उसकी सेल में से कॉस्ट को माइनस कर सकेंगे। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहला स्टेप वो है जो हम पिछले 7-8 दिन से कर रहे थे असल में। लेकिन जिस लेवल के प्रोसेस अकाउंट्स आप बना आए हैं इस टॉपिक के अंदर, उस लेवल के ज़रा कम ही होते हैं। एंड पे जाकर जो 5-6 सवाल है उनके अंदर गुस्सा आएगा इस टॉपिक को भी, लेकिन अभी तो इतने सादा होंगे, इतने सादा होंगे। असल में आपको सिखाया क्या जा रहा है, इस प्रोसेस में से एक्चुअल आउटपुट जो निकलता है, वो जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं, वो आज 1 नहीं होगी, 2 या 3 होंगी। जब वो 2 या 3 होंगी तो फिर इस कॉस्ट को उनमें एलोकेट भी करना पड़ेगा। तो वो एलोकेट करने के कुछ मेथड्स आपको आज सिखाने हैं, लेकिन उससे पहले पहला स्टेप क्या है, आपकी कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। या तो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट आपको सवाल में देगा और इससे आगे चलाएगा, और अगर जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं देगा तो ये जैसे सवाल करके आए हैं वैसा सवाल होगा। हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, वो हम कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालते तो आए हैं, एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट निकलती थी ना, वही कॉस्ट हम पहले निकालेंगे फिर उसको बांटेंगे।
असल में क्या है, आपके दिमाग के अंदर ये पूरा नक्शा होगा तो फिर मसला नहीं होता, चीज़ की समझ आ रही होती है फिर, ठीक है ना। तो अब इसको ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं, इसके लिए कोई ऐसी डाटा थोड़ा सा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ओपनिंग प्रोसेस अभी मैं नहीं डालता, ज़रा सीधी बात रखते हैं, पहले आज के सवाल में भी ओपनिंग प्रोसेस कोई नहीं आना, ठीक है। तो हमने इनपुट किए 5000 यूनिट्स लेट से, ठीक है जी। उनकी कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, कुछ होगी कॉस्ट XYZ, ठीक है। इनमें से हमारे नॉर्मल लॉस हो गए 700 यूनिट्स लेट से, ठीक है। और हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी आज कोई नहीं है, चलो ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, सिर्फ नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेज हैं। तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो 300 रुपये, 150 रुपये, 300 राउंड राउंड रखो, बाकी कितना बच गया। ये क्या है, एक्चुअल आउटपुट। ये जो एक्चुअल आउटपुट है ना, ठीक है, ये एक्चुअल आउटपुट दरअसल है ऑफ, लेट्स से, मैंने क्या लिख के लाया, मैं कुछ नहीं लिखा, ए और बी कर लो। एक्चुअल प्रोडक्ट है ऑफ, एक्चुअल आउटपुट है किसकी, ए और बी, ए एंड बी, ठीक है। अब ये कितना है टोटल, 4000। अब ये 4000 तो टोटल मतलब आ गई ना फिगर। इसमें से मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे ए के 3000 यूनिट्स बने हैं, ये सवाल बताएगा, और बी के 1000 यूनिट्स बने हैं। ये सवाल आपको डाटा देगा कि कितने यूनिट्स ए के बने, कितने बी के, ये जो एक्चुअल आउटपुट बना है, ठीक है। अब इसको कोई भी कॉस्ट देनी है, राउंड सी फिगर रख लेते हैं, 5 लाख कर लेते हैं, ठीक है ना जी। ये सारा काम यहाँ पर आप कहते थे जी स्क्रैप लेट से नहीं है स्क्रैप वैल्यू, और यहाँ पर कोई रुपीज़ जो थे वो आपके निकल आए, और ये कॉस्ट आपकी आ गई जो एक्चुअल आउटपुट की थी। मैं इसकी डिस्कशन में नहीं जा रहा, मैंने एक सिंपल सा प्रोसेस अकाउंट बनाया है जिसके अंदर आप 5 लाख की कॉस्ट तक पहुँच चुके हैं। कोई मसला है तो पूछ लें। ये वो स्टेप है जिससे आगे अब हमने चलना है। इस स्टेप तक आना मेरा नहीं ख्याल अभी आपके लिए कोई मसला है, कि है कोई मसला। ये स्टेप तो हुई, प्रोसेस अकाउंट बना और ये यही कॉस्ट आप निकाला करते थे। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस लेवल का सवाल भी अब एंड पे जाके आएगा, और उनमें भी कोई इतना लेवल ये वाला नहीं होता जो आप अभी सुबह माशाल्लाह जैसा सवाल किया आपने। तो असल में ये मतलब 2 तरह के सवाल टेस्ट करता है वो, ज़्यादा पसंद जो है ICAP को। सबसे पहला मैंने कहा था जब पर्चा आसान दे रहा हूँ तो सिर्फ लॉसेज के साथ दे देता है, वो पहली कैटेगरी। दूसरी मैंने कहा था तीसरी की बेस है। तीसरी कैटेगरी क्या थी, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है और लॉसेज भी हैं। उसमें एक एफको था, दूसरा फाइफो था। तो ये वो तीसरी कैटेगरी जो है वहाँ से पर्चा टेस्ट करना पसंद करता है, या फिर जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर, जॉइंट बाय प्रोडक्ट के अंदर आता है, ठीक है ना। तो उसमें ज़्यादा लड़ाई है प्रोसेस अकाउंट की, इसमें ज़्यादा लड़ाई है इससे अगले काम की। ये जो हमने एलोकेशन करनी है इसमें फंसाता है फिर आपको, ठीक है, सही है। लेकिन ये भी बहरहाल थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर जिस लेवल पे आप खेल के आए हैं ये मसला नहीं करेगा आप जी। सर ये जो नॉर्मल लॉस में भी बाय प्रोडक्ट निकल सकते हैं, यानी हो सकता है नॉर्मल लॉस से बाय प्रोडक्ट। अभी तो मैंने बाय प्रोडक्ट इसमें निकाली नहीं ना बेटा, ठीक है, अभी सवाल के अंदर आती है, ठीक है। नॉर्मल लॉस भी होगा, इसके अलावा बाय प्रोडक्ट भी होगी। नॉर्मल लॉस वो होता है जैसे मिसाल के तौर पे हीटिंग से उड़ गया, ये उड़ ही जाता है, ये कोई बाय प्रोडक्ट है। बुखारात पकड़ोगे, बुखारात कुछ में सेल भी तो होता था नॉर्मल, वो सेल होगा अभी भी, अगर होगा फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी तो होगा, लेकिन वो स्क्रैप पे होगा और बाय प्रोडक्ट थोड़ी सी महंगी बिकेगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ट्रीटमेंट सेम वही। नॉर्मल लॉस समझो, 2 नॉर्मल लॉस आ गए, एक नॉर्मल लॉस है और एक लॉस नहीं है, एक इंसिडेंटल प्रोडक्ट बन गई है, वो ज़रूरी बनती है, तो वो स्क्रैप नहीं, थोड़ी सी महंगी बिकती है। पर एक्चुअल जो काम कर रहे हैं वो बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए थोड़े, गत्ता बनाने के लिए थोड़े शुगर मिल लगाई थी हमने, ठीक है। तो चीनी ही असल हमारी आउटपुट है जो महंगी बिकेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला तो बताएं। मसला तो इससे आगे शुरू होता है। यहाँ पे फिर वो आगे कहता है, देखो ना, अब 4000 यूनिट्स हैं जिसमें से 3000 और 1000 ए और बी की रेशो है, और कॉस्ट जो आपको मिली है वो ज्वाइंट है। ये क्या है जी, ज्वाइंट कॉस्ट है। इस प्रोसेस में से ज्वाइंट कॉस्ट 5 लाख निकली है, जो ए की भी है और बी की भी है। अब हमने इसको क्या करना है, एलोकेट। आप बताएं किस बुनियाद पे की जा सकती है। 5000 भाई ने क्वांटिटी उठाई, भाई ने सेलिंग प्राइस का बोला। ये दोनों मेथड्स हैं, एक तीसरा भी है वो NRV मेथड है। ये 3 ही मेथड्स हैं। पुराने सवालों में यूनिट्स वाला तो शायद अब मुझे नहीं, एक सवाल में ले आया हूँ, इसमें भी नहीं है, बल्कि सेल रेवेन्यू पुराने सवालों में मिल जाता है, यूनिट्स वाला तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आता। बहरहाल ये एक मेथड है, और असल जो ICAP को पसंद है वो NRV की बेस के ऊपर एलोकेशन करना है। तो मैं ये तीनों मेथड आपको अभी समझाऊंगा, करेंगे सिर्फ हम पहले वाला, कल इंशाल्लाह फिर NRV की बेस के ऊपर भी एलोकेशन सीखेंगे, ठीक है। तो आपको एलोकेट करना है
स्टेप 1 में आपने क्या करना है जी, देखो मसला कहां पे शुरू हुआ, आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है प्रोडक्ट वाइज, टोटल करनी होती तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था, ठीक है। प्रोडक्ट वाइज आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है, तो आपको सबसे पहले तो ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए, या सवाल में देगा या आप निकाल लोगे प्रोसेस अकाउंट बनाकर। इसको अब बांटना है ए और बी में, मेरी एग्जांपल में ए और बी दो प्रोडक्ट्स हैं, तो कैसे बांटे, तो दूसरा काम क्या हुआ, एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट्स, भाई ने बोले थे यूनिट्स, या ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेवेन्यू। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज यहां पर तो फिजिकल यूनिट्स या आउटपुट या क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, यहां पर जो बच्चे गलती कर सकते हैं वो सेल्स वैल्यू सेल यूनिट्स की लेंगे, सेल यूनिट्स की वैल्यू नहीं लेनी, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एलोकेट कर रहे हैं ना, तो यहां पे सेल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड लेना, ठीक है। जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं ना 3000 और 1000, उनकी रेवेन्यू की बेस पर कॉस्ट की एलोकेशन हो, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं, बड़े सिंपल से मेथड हैं, ठीक है। हमारे पास डाटा अज्यूम हो चुका हुआ है, 5 लाख की टोटल कॉस्ट है जिसको हमने ए और बी में बांटना है, ए और बी, ठीक है। और हमारे पास इस वक्त मैं जो पहली चीज़ लेकर चल रहा हूँ, चलो यूनिट्स है, यहाँ पर यूनिट्स की बेस पर, ठीक है। तो कितने यूनिट्स हैं ए के, ये 1000 है, 3000 है, मेरी एग्जांपल पे तो रहो कम से कम। अब ये 3000, ए के 3000 यूनिट्स हैं और बी के 1000 यूनिट्स हैं। अब ये यूनिट्स की बेस पे बंटने लगा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करेगी टोटल होगा तो हम इसकी बेस पर एलोकेशन करेंगे, तो कितने टोटल यूनिट्स आ गए, 4000 यूनिट्स, ठीक है जी। अब एलोकेशन बहुत सिंपल है, जैसे आपको लग रहा है सिंपल, ये ऐसे ही सिंपल है, ठीक है जी। टोटल कॉस्ट कितनी है, 5 लाख, इसको एलोकेट करना है, तो आपने 5 लाख को कर लेना है, एक मिनट यार, थोड़ी सी ना सेटिंग ऐसी कर लें कि अगले भी ना ऐसे ही आमने सामने ज़रा, ये यूनिट्स की बेस पे हम बांट रहे हैं, ठीक है, यूनिट्स की बेस पर। ये येलो मैंने किया, ये जो बेसिस मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो येलो बेसिस के ऊपर यानी यूनिट्स की बेसिस के ऊपर एलोकेशन होने लगी है, किसकी, कॉमन कॉस्ट की, ठीक है। अब 5 लाख कॉस्ट है, मैं ज़रा अगर आपकी इजाज़त हो तो 3/4 कर लूँ, और इधर 5 लाख को 1/4 कर दें। ये ऐसे ही सिंपल है बेटा। असल में ना आपने क्या करना है, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है, प्रोडक्ट वाइज बनानी है, तो इस कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से पता तो होना चाहिए ना ए की कितनी कॉस्ट, बी की, तो इसी तरह से ए और बी का कॉलम बनेगा, ए के कॉलम में आपने ए की कॉस्ट माइनस करनी है सेल में से उसकी, और बी के कॉलम में बी की कॉस्ट माइनस करनी है, तो फिर ही प्रॉफिट निकलेगा ना प्रोडक्ट वाइज। बात समझ आ रही है प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ये आपने यूनिट्स की बेस पर कॉस्ट एलोकेट की, कितनी आ गई जी, ए को आपने एलोकेट कर दिया 3,75,000 और बी को 1,25,000, कोई मसला। तो ये आपने जो एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट की है, ये एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट आपने किस बेस पर कर ली, अच्छा टोटल भी इसी के बराबर ही है, लिख लें, टोटल लिखना है तो। भाई आप सीएमए के स्टूडेंट हैं, अच्छा चलो फिर खैर है, फिर कर लो बात जो कर रहे हो जी। मैंने कहा शायद ये पूछ रहा है कौन सी क्लास चल रही है, मैं कहा मैं 10 दवा थे आ जा। अच्छा तो 5 लाख को हमने एलोकेट किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी आउटपुट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड भी लिख लूँ ज़रा, जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है ना उसकी बेस पे आपने एलोकेशन करनी, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे मोहतरम मेहमान खसूसी ने आज क्या बताया है कि आप इस प्रोडक्शन कॉस्ट, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को एलोकेट कर दें सेल्स रेवेन्यू की बेस पर, सेलिंग प्राइस की बेस पर कभी नहीं करना, सेल्स रेवेन्यू। लेकिन धोखा क्या लग जाता है आपको, सेल्स रेवेन्यू सोल्ड यूनिट्स के साथ लेने लग जाते हैं। अगर कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तो सेल यूनिट्स और प्रोडक्शन यूनिट्स बराबर नहीं है। आप एलोकेट क्या करने निकले हो, प्रोडक्शन की कॉस्ट, तो सेल रेवेन्यू निकालना प्रोडक्शन यूनिट्स का, यानी कि जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं ना 3000 और 1000, तो ए जितने का बिकता है उसको 3000 को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई 3000 को करना, ये नहीं कि ए बिका कितना है, जो बना है, ठीक है। तो ये ऊपर लिखा हुआ है लफ्ज मैंने, सेल वैल्यू लेनी है लेकिन किसकी, ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस। अज्यूम कर लें 8 रुपए की ए बिकती है और 6 रुपए की बी,
अज्यूम कर लिया। अब ₹8 इंटू कितने यूनिट्स हैं, 3000 यूनिट्स हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पर ₹6 मैंने कहा, और ये कितने हैं, 1000 यूनिट्स। यानी अगर सवाल के अंदर आपको वो मिसाल के तौर पे कह देता है, कोई ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा था, ए के तो 3500 बिके हैं और इसके जो है वो 800 बिके हैं, इसका अभी भी क्लोजिंग में पड़ा हुआ है, तो आपने ये नहीं करना कि सोल्ड यूनिट्स के साथ सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करो, आपने सेल्स रेवेन्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस का निकाल लिया, निकल आया कितना, 3000 यूनिट्स हैं यार, तुम्हारा मसला है मेरा मसला है जी, बोलो 24,000, ठीक है जी। और ऐसे एग्जाम्पल है, बस बांटते जाओ, ठीक है। और 6000, चलो जी। अब ये ₹6,000 लेकिन इसकी बेस पर तब एलोकेशन हो पाएगी जब इनका टोटल, सवाल के अंदर इंशाल्लाह सही वाली फिगर्स आ जाएंगी। ज़रा छोटी छोटी फिगर्स लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे तुम 30,000 कर दो, मेरे से सिफर ही ना संभाली जाए जी। तुम ये ₹8 को दिमाग में 800 समझ लेना, ठीक है, ₹1000 समझ लेना जी। टोटल ₹30, ये मैं यहाँ पे यूँ लिख लूँ, रुपीज़ किधर गया यार, दोबारा ही लिख लेता हूँ, रुपीज़ 24,000 और यहाँ पर ₹6,000, ठीक है जी। तो टोटल बन गया ₹30,000, तो ये टोटल आ गया। अब आप देखो, मैंने वो बिल्कुल येलो के सामने क्या रखा है, वहाँ पे यूनिट्स थे, यहाँ पर रुपीज़, लेकिन ये क्या है, सेल्स रेवेन्यू, पर यूनिट नहीं, टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू निकाला जो है, उसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट को सेल्स यूनिट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो जी, दूसरी बेसिस आ गई, है वही 5 लाख, वो 5 लाख हमने बांटना है, ठीक है जी, इनटू 24/30 कर लूँ जी, और इधर 5 लाख को 6/30 कर दें। मतलब सवाल का डाटा होगा, ये तो मेरा सवाल है ना, ऐसे ही चल रहा है, तो आपको लग रहा है कॉस्ट ज़्यादा है, भाई ने सही सोचा है, कॉस्ट ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, ऐसे ही बस हम फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं काम, ठीक है जी। बोलें जी, 4 लाख और 1 लाख, अच्छा डिफरेंट आ रही है, तो डिफरेंट ही होगी, बेसिस जो बदल गई, टोटल 5 लाख ही बटा है, ठीक है। और ये क्वांटिटी प्रोड्यूस के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं बेटा कि देखो ना, ये तो नहीं कि आप ये कह दें, ओ यार आधा आधा कर दो, भाई अगर ए महंगा बिकता है तो उसको कॉस्ट भी तो ज़्यादा एलोकेट होनी चाहिए। अगर आपने कॉस्ट आधी आधी कर दी तो जो सस्ता बिकता है वो तो लॉसेज में चला जाएगा, तो इसलिए आपने सेल वैल्यू को पकड़ा, सेल वैल्यू को, लेकिन सेल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस। बात कहाँ से चली है, पहले ये ज़रा देख लें, पिछला भूल तो नहीं गया। जॉइंट प्रोडक्ट्स किसी एक प्रोसेस से जो निकलती हैं इकट्ठी, और इंसिडेंटली उनके साथ बाय प्रोडक्ट्स भी निकल आती हैं। हमारा यहाँ पर फोकस किस पे है कि हम प्रोडक्ट वाइज कैलकुलेशन करें प्रॉफिट की इन जॉइंट प्रोडक्ट्स के, तो उसके अंदर मार्जिन या एब्जॉर्प्शन की बात तो बाद में करेंगे, मेथड जो भी हो, कॉस्ट तो अलग अलग चाहिए ना। तो पहली जो टेंशन पड़ती है प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के अंदर, वो है कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट से जो करनी पड़ती थी। और अगर ये करके दे दे तो अगली भी, या ना भी करके दे, हमने निकाल ली, तो अगली टेंशन क्या पड़ती है, इस जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना हर जॉइंट प्रोडक्ट पे सेपरेटली। तो कौन से 2 मेथड अभी तक हमने पढ़ लिए, एक है आउटपुट क्वांटिटी वेट्स की बेस पर, दूसरा सेल्स रेवेन्यू की बेस पर, और तीसरा जो सबसे मशहूर और आईकैप को सबसे ज़्यादा पसंद है वो है एनआरवी ऑफ, लेकिन अगेन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। एनआरवी का पता है क्या होती है, एनआरवी नेट में जो रियलाइज करके देगी हमारी चीज़, नेट रियलाइजेबल वैल्यू के लिए हम एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से लेस कर देते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। और अगर मिसाल के तौर पे कल शायद सवाल आ जाए, वर्क इन प्रोसेस है तो उसको कंप्लीट करने की, ठीक है, या फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट, तो ये मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो सिंपल बस इतना ही याद रखें, जो सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट या एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस करके जो वैल्यू आती थी वो एनआरवी थी, ठीक है ना। तो इसको भी अब अज्यूम कर लेते हैं। अब आप कहोगे 5 लाख है, वो 5 लाख को छोड़ दो, उसको 50,000 कर लो, 50,000 करो, 50,000 भी ना करो, उसको 5,000 कर लो, मुझे उससे मसला नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अभी मसला वही चलना है तुम्हारा। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस
अब इसमें थोड़ा सा ना, चलो येलो ज़रा नीचे आ जाएगा और क्या, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, कितनी है बोलो, 8, 6, और लेस करेंगे इसमें से एस्टिमेटेड, मैं 2-3 लिख देता हूँ फ़िलहाल, एस्टिमेटेड पैकिंग, अच्छा पैकिंग कॉस्ट, ये भी तो एक कॉस्ट ही है, एनआरवी के अंदर ये भी आएगी, ये भी समझे बेचने से पहले करनी पड़ती है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट हो सकती है सवाल में गिवन, कंप्लीशन कॉस्ट, अगर वर्क इन प्रोसेस है तो कंप्लीट करने की, एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट पर यूनिट, ये कंप्यूटर लग रही है भाई को, या एस्टिमेटेड पैकिंग कॉस्ट पर यूनिट, या यूँ भी कह सकता है एस्टिमेटेड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, सवालों के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, मिसाल के तौर पे 2 रुपये इसकी कर लें और 1 रुपया इसकी कर लें, ठीक है। तो ये एनआरवी की कैलकुलेशन के अंदर ये कॉस्ट क्या होगी, इसके क्या क्या आ सकता है, ये इंशाल्लाह सवालों के अंदर देख लेंगे, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, या एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल जिसमें पैकिंग कॉस्ट आ गई, या एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट आ जाए, तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस में से ये पर यूनिट कॉस्ट माइनस कर लें एस्टिमेटेड, तो आप कहाँ पे पहुँच जाते हैं, एनआरवी पर, ठीक है। लें जी, एनआरवी भी आपके पास आ गई है पर यूनिट, कितनी जी, 6 और 5। चलो जी, अब इसकी बेस पे एलोकेशन कर दें। अगर आपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट की बेस पर नहीं किया था तो एनआरवी पर यूनिट की बेस पर भी ना करें, बच्चा यहाँ पे भी धोखा खाता है, ठीक है। एनआरवी पर यूनिट निकली है, अब इसको टोटल में कन्वर्ट करें, लेकिन मल्टीप्लाई सेल्स यूनिट से नहीं, प्रोडक्शन यूनिट से करना है। ये टॉपिक यहाँ खत्म हो जाना है बस, उसके बाद तो प्रैक्टिस है और फिर चीज़ें बढ़ती 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 कहाँ पहुँच जाएँ, लेकिन बेस ये है जो मैं बनाने के लिए आपको आज शाम को बुलाया, ठीक है जी। तो कितना आ गया जी एनआरवी पर यूनिट, 6 और 5। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्वांटिटी सोल्ड से नहीं, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये आपको मैंने पहले ही बताई हुई है। बस 5 लाख पे ज़रा एतराज़ है भाई को, उस वक्त मैं 5 लाख लिख गया यार, मादर, ठीक है, माफ़ कर दो मुझे, हैं जी। कितने 3000 यूनिट्स हैं और 1000 यूनिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई करो, 6 तिया 18 और 18,000 और 5,000, बस बिजनेस बंद करना है, हमें लॉसेज आ रहे हैं, 5 लाख की कॉस्ट है। और नहीं, बात उसकी जेन्युइन है इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये क्या आ गया हमारे पास अब, टोटल एनआरवी। अब ये वो टोटल एनआरवी कितना बनता है, 18 में 5, ये 23 लाख, ये वो येलो लाइन है मेरी। अब ये येलो लाइन क्या है भला, जिसकी बेस पर मैंने कैलकुलेशन करनी है, एलोकेशन करनी है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर मेरी येलो लाइन आकर लगी है। ये ICAP का बच्चों सबसे फेवरेट प्रोसीजर है, यही आजकल सवालों के अंदर आता है, इसी में मसले मसाइल होते हैं और ज़्यादा मसले मसाइल बच्चों को इधर ही आते हैं। तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस में करेंगे, मैं इसकी बहस में ज़्यादा नहीं पढ़ रहा, फिलहाल सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि मेथड कौन कौन से हैं। एनआरवी कैसे निकालनी सवालों में देखेंगे, पहले सवाल में तो है ही बड़ी आसान, बल्कि एनआरवी वाली आज वाले इस अभी वाले सवाल में तो है ही ये वाला मेथड। सुभान अल्लाह, कल फिर जब आप आएंगे संडे अपना मार कर, तो फिर इंशाल्लाह ये सिखाऊंगा आपको, इंशाल्लाह। उम्मीद तो है, अभी मैंने तैयारी करनी है, देखें जितना रटा लग गया। अच्छा, तो टोटल रेवेन्यू की बेस पर आप क्या कर लें, आप एलोकेशन कर लें, ठीक है। लो जी, 5 लाख की कॉस्ट है भाई, 5 लाख की कॉस्ट है, 5 लाख की कॉस्ट, 5 लाख इंटू 18/23 कर दूं जी, रुपीज़ 13,0, हर एक में मुख्तलिफ आ रहा है, ऐसे ही है मेथड जो मुख्तलिफ हैं। 5 लाख इंटू 5/23 जी, रुपीज़ 108, ठीक है जी। टोटल वही 5 लाख ही बनना है, बस टूट जाता है डिफरेंट बेसिस के ऊपर, तो डिफरेंट अमाउंट आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी कॉमन प्रोडक्शन कॉस्ट है जो एलोकेट कर दिया आपने ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी, ठीक है जी। और सही है, तो आपके पास अब 3 बेसिस बनी एलोकेशन की। एलोकेशन किसकी कर रहे हो, और ये पता है एलोकेशन किसकी कर रहे हो, मैंने कहा भूल तो नहीं गया ये पिछला स्टेप। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट है,
जिसको आपको बांटना, पहले तो निकालना भी पड़ सकता है, निकल आए तो फिर प्रॉफिट स्टेटमेंट मांग ले प्रोडक्ट वाइज, तो आपको बांटना पड़ेगा। बांटने के लिए आपके पास ये 3 अदद मेथड्स हैं, ठीक है, और सही है। पहला आउटपुट मेथड, ये क्वांटिटी की बेसिस पे बांट दो, वेट्स की बेस पे। दूसरा सेल्स रेवेन्यू ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस की बेस पे बांट दो। तीसरा एनआरवी ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस, लेकिन टोटल रेवेन्यू, टोटल एनआरवी, टोटल्स की बेस पे चलना है, ठीक है जी, सही है। इसकी पिक्चर लेनी है इसकी, ये स्टेप 1 ले लिया होगा उम्मीद है आपने, किसी ने बनाना है तो साथ साथ जल्दी से बना भी लें जी। क्योंकि बेटा हम कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट को, तो जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं की बेस पर कॉस्ट बटनी चाहिए ना, बस उसको बांटने की बेसिस सेल्स रेवेन्यू लेना है, तो पर यूनिट सेल को क्वांटिटी प्रोड्यूस से ही मल्टीप्लाई करें ताकि जितने यूनिट्स बने हैं उन्हीं की सेल्स वैल्यू निकल कर एलोकेट हो। सर ये इन तीनों के अलावा कोई और भी तरीका कैसे कि इस तरीके से कर, इसके अलावा कोई है नहीं, पर यूनिट वेट के साथ? पर यूनिट वेट यही है, ये तो टोटल वेट है। ये पर यूनिट वेट था, पर यूनिट भी तो ये बनता है, वेट ही है, रेशियो तो यही है। पर यूनिट की बुनियाद पर हम एलोकेट क्यों नहीं कर सकते? बेटा उसकी वजह यही है कि आप देखो ना, यहाँ पर ये अगर 6 रुपये होता और ये 8 रुपये होता तो ये क्वांटिटी की वजह से फ़र्क पड़ जाता ना, बस टोटल्स पे करें, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये है जी आपकी एलोकेशन के मेथड्स, 3 मेथड्स हैं, किसी ने नोट करना है तो मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। पिक्चर खींच कर जो घर पे नोट करते हैं तो चलो अच्छा है, उनकी ज़रा रिवीजन भी हो जाती। भाई तो खिदमत कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, तुम लोगों ने बताया नहीं मुझे आगे पीडीएफ कैसे बनना है, वो देख के हैं नहीं, कैम स्कैनर पे तो हो ही जाता है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट, तजर्बा करो ना, मैं नहीं करता तजर्बा ऐसे ही कोई, वैसे तो मेरे पास ये क्लाउड पे है सारा कुछ, लेकिन फिर भी कर लेंगे। भाई कह रहे थे कि यार इनका ना आप पीडीएफ बना के हमें ग्रुप्स में भेजें, मैंने कहा बहुत अच्छी राय है, मुझे इसका पीडीएफ बनाना नहीं आता। लास्ट टाइम ना मैंने जो रिवीजन क्लास की थी उसकी मैंने सिर्फ रिवीजन क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें रिवाइज़ की थी, तो उसकी पिक्चर खींच के ग्रुप में भेजी, अस्कर को भेजी, तो उसने कैम्स वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके ना कट्ठी फाइल भेजा था ग्रुप के अंदर, लेकिन अगर इसका पीडीएफ बन सकता है तो बिल्कुल बना दें भाई जी। चलो अपने अपने लैपटॉप पे तजर्बा करना, मुझे ना छेड़े, मेरे पास टाइम नहीं है। आज जाके निब चेंज हुई है 1 महीने बाद, याद आ गया मुझे इसलिए। अच्छा जी, अब भाई ये समझ आ गई बात, भाई ये बात समझ आ गई है। अब अगली बात क्या है, जो असल मकसद था वो है प्रॉफिट स्टेटमेंट। चुप कर जाओ, छेड़ो ना मुझे आज। ये जी प्रॉफिट स्टेटमेंट अगर प्रोडक्ट वाइज बनानी पड़े तो क्या कुछ आ सकता है इसमें। ये पहले मेन फॉर्मेट, सेल लेस, अगर एब्जॉर्प्शन में है तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें वेरिएबल फिक्स दोनों आ जाएंगे, और प्रॉफिट। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में है तो सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ से, और फिर यहाँ पे वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, टोटल फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। इतनी चीज़ें नहीं होनी जो मैं अभी लिखने लगा हूँ, इतनी तफसील में अभी तक गया नहीं, बड़ी कंसाइज्ड सी बनवाता है वो प्रॉफिट स्टेटमेंट, जिसमें नॉर्मली आखिरी सवालों में कहीं जाके स्टॉक आना शुरू होगा, वरना तो यही होगा सेल रेवेन्यू लेस प्रोडक्शन कॉस्ट लेस कोई ऐसी वेरिएबल कॉस्ट, पैकिंग शैकिंग 2-3 कॉस्ट इस तरह की डाल के उसके बाद नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे आप। लेकिन आपको पता तो पूरा होना चाहिए ना, स्टेटमेंट आपने पहले बनानी सीखी हुई है, आपके सामने कम से कम फॉर्मेट तो वही हो। अभी सवाल पे आपका आगे हादसा निकल जाएगा 2 लाइन वाली प्रॉफिट स्टेटमेंट थी और हमें क्या सिखा के ला रहा है, लेकिन अगले सवालों में आपको इनमें से कुछ ना कुछ आगे चीज़ें यूज़ करने का मौका मिल जाएगा। सारी नहीं इस तरह से बनेगी, ये उस टॉपिक में आप बना चुके हैं, लेकिन बनवा भी ले तो हमें क्या मसला है, कर ही लेंगे इंशाल्लाह। जब आपने फर्दर कॉस्ट जो ये जो कॉस्ट एलोकेशन है ये सीख ली है, तो उसके बाद प्रोडक्ट वाइज किसको करना क्या मसला है, ठीक है। तो क्या कुछ आ सकता है इसके अंदर, अब ये मैं 1 बाय 1 थोड़ा सा आपके साथ डिश कश कर लेता हूँ। डिश कश कहा है मैंने, ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कश पे गौर कर रहे हैं। जी भाई आपके आने की खुशी में मैं ज़रा क्विक राउंड अप देता हूँ एक, ठीक है, वैसे अपलोड भी कर रहे हैं हम, ठीक है।
तो भाई यहाँ पे पॉज करो, भाई अभी आए हैं, इनके लिए ये अभी अपलोड हो जाए, यहाँ पे पॉज कर दें, पार्ट 2 शुरू करते हैं।